आज की इस नई ऐतिहासिक चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास की उस सबसे विस्फोटक और हैरान कर देने वाली घटना को खंगालने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक देश का नक्शा बदला बल्कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता की दिशा को ही पलट कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई आम सी तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी घटना है जिसे आधुनिक युग की रक्त-रंजित शुरुआत कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, जिस आज़ाद और आधुनिक दुनिया में आज हम सांस ले रहे हैं, उसका जन्म असल में एक बहुत ही भयानक और हिंसक उथल-पुथल से हुआ था। है ना सोचने वाली बात? जरा इस एक वाक्य पर ध्यान दीजिए। भीतर से सड़ता हुआ एक शहर जो ज्वालामुखी के फटने का इंतजार कर रहा था। साल था 1789 और जगह थी पेरिस। अगर आप बाहर से देखते तो ये शहर आपको महलों और भव्यता से चमकता हुआ दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी। ये एक ऐसा समाज था जो पतन के बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़ा था, जहां बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और पूरा का पूरा साम्राज्य राख में बदल सकता था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भीतर से सड़ता हुआ एक शहर। उस समय का फ्रांस कैसी भयानक असमानता से गुजर रहा था, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ राजा लुई सोल्वे थे जो वर्साय के भव्य महल में ऐशो आराम से बैठे थे, और दूसरी तरफ पूरा देश गरीबी में घुट रहा था। इस भारी अंतर को जरा ऐसे समझिए। एक तरफ थे समाज के पहले और दूसरे दर्जे के लोग, यानी पादरी और अमीर कुलीन वर्ग। ये वो लोग थे जो इत्र लगाए बड़े बड़े महलों में पार्टियां करते थे, सारी जमीनें इन्हीं के पास थी। ये आम जनता का खून चूसकर टैक्स वसूलते थे, और सबसे हैरानी की बात, ये किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं थे। कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता था। और दूसरी तरफ था तीसरा वर्ग, जिसमें व्यापारी, वकील और करीब 1 करोड़ वो भूखे किसान शामिल थे जो पेरिस की सड़कों पर कीचड़ साफ करते थे। असल में देखा जाए तो इस टूटते हुए साम्राज्य का पूरा बोझ इन्हीं के कमजोर कंधों पर था। 1 हफ्ता, जरा इस बात की गंभीरता को महसूस कीजिए। समाज में इतना ज्यादा गुस्सा और घर्षण था कि उस समय एक मजदूर को सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए, जी हां, सिर्फ एक टुकड़ा, अपने पूरे 1 हफ्ते की खून पसीने की कमाई लगानी पड़ती थी। ये कोई आम महंगाई नहीं थी, ये एक ऐसा खौफनाक शोषण था जो अब इंसानी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर जा चुका था। भूख और हताशा अपने उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। और यहीं से चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पुरानी दुनिया में दरार। अब तक राजा लुई सोल्वे के राज में फ्रांस पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। राजा ने जब इस संकट से निपटने के लिए बैठक बुलाई तो जनता के मन में अचानक से बगावत नहीं आई थी। ये असर था कॉफी हाउस और पर्चों के जरिए फैल रहे उन नए विचारों का, जिसे हम ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं। वॉल्टेयर जैसे विचारक खुलकर राजाओं के उस ढोंग का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्हें भगवान ने राज करने के लिए भेजा है। रूसो लोगों को ये समझा रहे थे कि असली ताकत राजा के सिंहासन में नहीं बल्कि आम जनता के हाथों में है। और इन सब के ऊपर अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया था कि हाँ, एक क्रांति वाकई सफल हो सकती है। बस फिर क्या था, इन्हीं विचारों से जोश में आकर तीसरे वर्ग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर ये कसम खा ली कि जब तक फ्रांस का नया संविधान नहीं बन जाता वे वहां से नहीं हिलेंगे। चीजें कितनी तेजी से बदलें, इसका अंदाजा आप इस घटनाक्रम से लगा सकते हैं। 14 जुलाई 1789 को गुस्से में पागल भीड़ ने शाही अत्याचार के प्रतीक बास्तील की पुरानी जेल पर धावा बोल दिया। उन्होंने पूरी जेल को ईंट तर ईंट तोड़ डाला और उसके गवर्नर का सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया। सोचिए, क्या रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। उस एक पल में सदियों पुरानी दुनिया टूटकर बिखर गई। इसके बाद महिलाओं के एक हुजूम ने शाही परिवार को वर्साय से घसीटकर पेरिस ला खड़ा किया। लेकिन 1793 तक आते आते ये आज़ादी की लड़ाई एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले चुकी थी। राजा को सरेआम फांसी दे दी गई और धीरे धीरे क्रांति के नेता खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि इस बेतहाशा हिंसा से ठीक पहले इस क्रांति ने दुनिया को एक बेहद खूबसूरत दस्तावेज दिया था, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। और इसका निचोड़ क्या था? बस ये 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये शब्द अपने आप में इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि इनकी गूंज सुनकर पूरे यूरोप के राजाओं की रूह कांप उठी थी। ये एक नई दुनिया का बहुत ही प्यारा सपना था। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि क्रांतियां केवल अच्छे विचारों से नहीं चलती, वे अक्सर क्रोध और खून से अपना पेट भरती हैं। और यही वो पल था
जब फ्रांस एक अंधकार में डूब गया। हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, आतंक का राज। हुआ यूं कि क्रांति को थोड़ा शांत और संतुलित रखने की कोशिश करने वाले जो नरम दल के लोग थे, जिन्हें जिरोंडिन्स कहा जाता था, उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया गया और उनकी जगह ली कट्टर जैकोबिन्स ने। इनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसने ठान लिया कि वो एक ऐसा राष्ट्र बनाएगा जहां सिर्फ सद्गुण या नेकी होगी। लेकिन इसका तरीका बेहद क्रूर था। जो कोई भी उससे जरा सी भी असहमति जताता, उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता। कीमत क्या चुकानी पड़ी? 17,000। जी हां, 17,000। और ध्यान रहे, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये तो वो सरकारी आंकड़ा है, जिन्हें आतंक के राज के दौरान गिलोटिन मशीन पर लिटाकर गर्दन काट दी गई थी। जो आजादी के नाम पर शुरू हुआ था, वो अब पूरी तरह से शक और पागलपन में बदल चुका था। गिलोटिन का ब्लेड बस दिन रात गिरता जा रहा था। लेकिन रुकिए, तबाही यहीं नहीं रुकी। अगर हम इसमें सारी मौतों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 40,000 को पार कर जाता है। फ्रांस की हालत ऐसी थी कि वो न सिर्फ यूरोप के बाकी देशों से लड़ रहा था, बल्कि वो अपने ही लोगों से जंग लड़ रहा था। ये एक देश का अपने ही खिलाफ छिड़ा गया एक भयानक युद्ध था, जहां सच में सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि क्रांति कैसे खुद अपने ही बच्चों को निगलने लगती है। सबसे पहले गिलोटीन का शिकार हुए अमीर कुलीन वर्ग के लोग, उसके बाद पादरियों की बारी आई, फिर उन लोगों का नंबर आया जिन पर सिर्फ क्रांति विरोधी होने का शक था, और आखिर में इस मशीन ने खुद उन क्रांतिकारियों को ही काटना शुरू कर दिया। 9 थर्मिडोर को, इस पूरे आतंक को रचने वाले रोबेस्पियर को बीच भाषण में गिरफ्तार कर लिया गया। एक गोली से उसका जबड़ा टूट गया और अगली ही सुबह उसी क्रूरता के साथ उसे भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जिससे वो पिछले 2 सालों से इंसानों का खून पिला रहा था। इस सब के बाद देश का क्या हाल हुआ, आइए देखते हैं। भाग 4, व्यवस्था की मांग। इस भयंकर खून खराबे के बाद जो सरकार बनी, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, वो पूरी तरह से भ्रष्ट थी। अब तक पूरा फ्रांस इस हिंसा से टूट चुका था, थक चुका था। अब लोगों को आज़ादी से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तलाश थी तो वो थी शांति और व्यवस्था। और तभी नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक बेहद चालाक और युवा जनरल इस थके हुए देश की नब्ज को पकड़ लेता है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जिस महान क्रांति की शुरुआत लोगों को आज़ाद करने के लिए हुई थी, उसका अंत किसी शांतिपूर्ण बदलाव से नहीं हुआ, बल्कि एक तख्तापलट से हुआ, जहां एक सेनापति ने पूरी ताकत अपने हाथों में समेट ली। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या निकला? हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, आधुनिक युग का जन्म। ये सच है कि इस क्रांति का अंत एक तानाशाही में जाकर हुआ, लेकिन पेरिस की सड़कों पर उन कुछ सालों में जो हुआ, उसने दुनिया के इतिहास पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ दिया जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। जो विचार एक बार आज़ाद हो गए, उन्हें अब किसी भी कीमत पर वापस बॉटल में बंद नहीं किया जा सकता था। जैसे कि राजा कोई भगवान नहीं धोते, हर आम इंसान के पास अपने मूलभूत अधिकार होते हैं, और सबसे बड़ी बात, कितनी भी पुरानी या क्रूर व्यवस्था क्यों ना हो, उसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है। ये बातें इतनी दमदार थीं कि आने वाले दशकों में इसकी गूंज लैटिन अमेरिका से लेकर हेती तक और 1848 की अलग अलग क्रांतियों में साफ सुनाई दी। फ्रांसीसी क्रांति अब सिर्फ फ्रांस की नहीं रह गई थी, यह पूरी दुनिया की बन चुकी थी। और अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम इस आज़ाद, आधुनिक और लोकतांत्रिक दुनिया में सांस लेते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, तो हमें उस खौफनाक कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए जो इसके लिए चुकाई गई थी। 40,000 से ज्यादा मौतें, आतंक का एक भयानक दौर और अनगिनत दर्द। तो सवाल यह है, क्या एक नई और आज़ाद दुनिया बनाने के लिए पुरानी दुनिया को इतने रक्तरंजित तरीके से मिटाना वाकई उस कीमत के लायक था? ये एक ऐसी बात है जो हमें सोचने पर विवश कर देती है कि इंसानी आज़ादी की असल कीमत आखिर होती क्या है। हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।